तो मैं यहाँ पे क्लास क्रिएट कर रहा हूँ, नाम सेम ही रख रहा हूँ ताकि कंपाइल और रन करने में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। सिंगल डी एरे 1, और इसके अंदर मेन फंक्शन को रखा जहाँ पे मैंने यूज़ करा इंटीजर टाइप का एक एरे बना रहा हूँ, और उस एरे के अंदर कुछ एलिमेंट्स पास कर रहा हूँ लाइक 10, 20, 30, 40, 50 इस तरीके से। ठीक है, और उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल का यूज़ करके मैं कोई भी एलिमेंट की वैल्यू प्रिंट कराना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे चूज़ कर सकता हूँ लाइक थर्ड एलिमेंट ऑफ एरे इज, और वो थर्ड एलिमेंट मुझे डिस्प्ले करना है जो एरे की पोजीशन पे आ रहा है, तो मुझे सिर्फ उसका इंडेक्स मेंशन करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब ऐसा मेंशन करने के बाद मैं CMD पे जाता हूँ और डेस्कटॉप पे जाता हूँ, जावा कोड्स, और इसके अंदर है हमारे पास जून 5। इसको साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं ताकि विजिबल हो सके, और मास्क कर देता हूँ किसी नाम से ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, चलो अब मैं यहाँ पे जब इसको यूज़ करूँगा तो जावा सी सिंगल डी एरे 1 डॉट जावा कंपाइल किया, और कंपाइल करने के बाद जब मैं इसको रन करता हूँ सिंगल डी एरे 1, तो उस टाइम पे वो मेरे पास थर्ड एलिमेंट जो है उसको डिस्प्ले करवा रहा है। ठीक है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म जैसा हम नॉर्मली सी या C++ में कर रहे थे, बस एक डिफरेंस के साथ कि ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है हमारे पास एम्प्टी है और किसी भी ऑर्डर में हम इसको प्लेस कर सकते हैं। तो लेट्स से अगर मैंने डेटा टाइप के बाद भी इसको मेंशन किया है, फिर से मैं कंपाइल करता हूँ और रन करता हूँ, स्टिल वो काम कर पा रहा है, या इवन ये स्क्वायर ब्रैकेट में वेरिएबल नेम से पहले लिख देता हूँ, स्टिल मैं कंपाइल करूंगा और रन करूंगा तब भी वो मुझे सेम आउटपुट दिखाएगा। तो जब भी मैं किसी भी वेरिएबल के साथ स्क्वायर ब्रैकेट डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है, आइदर डेटा टाइप के साथ या वेरिएबल नेम से पहले या बाद में, जैसे हमने यहाँ पे किया स्ट्रिंग ARGS में, ठीक है, तो वो उसको तभी पता लग जाता है कि ये एक एरे एलिमेंट हमारे पास तैयार हो रहा है, एरे वेरिएबल तैयार हो रहा है जिसके अंदर सिर्फ होमोजीनियस एलिमेंट्स आएंगे। होमोजीनियस मतलब एक डेटा टाइप से बिलोंग करने वाले, और वो डेटा टाइप क्या होगा वो हमने इनिशियली उसको प्रोवाइड कर दिया। अब उसकी वजह से वो उसके अंदर एलिमेंट्स को रिसीव कर पा रहा है। ठीक है, अब जब तक मैं C या C++ में काम कर रहा था वहाँ मुझे पहले ही साइज देना पड़ रहा था। ठीक है, और साइज देने की वजह से क्या हो रहा था कि उस साइज जितने एलिमेंट्स मैं इजीली टाइप कर सकता हूँ या उस साइज से कम के एलिमेंट्स मैं इजीली टाइप कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने साइज से ज़्यादा किए तो वो इंटरनली एरर जनरेट करता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या होगा, जितने एलिमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं उतना ही साइज उसका ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा। अब इसी को अगर मैं यूज़ करता हूँ एक और एग्जांपल के साथ कि लाइक मुझे अभी ये सारे एलिमेंट्स प्रिंट करने हैं, तो हमने C और C++ से देखा है कि हम एक लूप चलाते हैं कि लेट्स से i इक्वल्स टू 0, i इज़ लेस देन 5, i इंक्रीमेंट, तो मैंने उसको बताया कि इतने एलिमेंट्स उसके पास हैं। ठीक है, और उसकी वजह से मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल पे दिखाना चाहता हूँ कि आई एलिमेंट हैज़ वैल्यू, और इसके बाद मैंने एरे के आई टाइम्स को डिनोट कर दिया। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये हर बार आई को रीड करेगा, आई के इंडेक्सेस को रीड करेगा। इंडेक्सेस डिनोट हो रहे हैं 0 से लेकर 4 तक जो मैंने लूप के अंदर मेंशन कर दी है। अब ये एक एक करके उन सारे एलिमेंट्स को रीड करेगा और उनकी पोजीशन यहाँ मेंशन करता जाएगा और वही सारी वैल्यूज़ हमारे पास दिखाएगा। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको कंपाइल करता हूँ और रन करता हूँ तो देखो यहाँ पे वो मेरे पास दिखा भी रहा है कि 0 एलिमेंट हैज़ वैल्यू 10, 1 एलिमेंट हैज़ वैल्यू 20, 2 एलिमेंट हैज़ वैल्यू 30 एंड सो ऑन। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा कि ये डायनामिक है, तो डायनामिक होने की वजह से ये उसी पुराने स्टाइल से लूप को ना यूज़ करके एक और तरीके से लूप को यूज़ कर सकता है। ठीक है, वो एक और तरीका क्या है जिसको हम कहते हैं कि ये इसका एक इनबिल्ट फंक्शन है जिसका नाम है लेंथ, जो मैं कैसे यूज़ करूँगा, जो एरे नाम का वेरिएबल है मेरे पास उसके साथ डॉट लेंथ लिख दूंगा। अब ये एक इनबिल्ट मेथड है, और ये इनबिल्ट मेथड कहाँ पे है, जो यूनिवर्सल लाइब्रेरी है उसके अंदर। मतलब अभी तक हम देखते हैं यूनिवर्सल लाइब्रेरी मतलब जावा डॉट लैंग पैकेज, जो मुझे अपने जावा कोड के अंदर ऐड नहीं करना पड़ता, वो बाय डिफ़ॉल्ट इंपोर्टेड होता है। ठीक है, तो अब उस पर्टिकुलर लाइब्रेरी में एरे वेरिएबल्स की लेंथ को चेक करने के लिए, जहाँ पे भी ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं उनकी लेंथ को चेक करने के लिए एक पर्टिकुलर फंक्शन है एरे डॉट लेंथ। और एरे डॉट लेंथ क्या करेगा, वो जितने भी एलिमेंट्स होंगे इसके पास उसको काउंट कर लेगा और उस काउंटिंग को यहाँ पे एज अ नंबर डिनोट कर लेगा।
ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होगा, जीरो से स्टार्ट तो होगा लेकिन चलेगा वहां तक जितने उसके एलिमेंट्स होंगे। अब ये डायनामिकली मेरे पास एरे के एलिमेंट्स को रीड कर पा रहा है। अब अगर मैं इसको वापस से रन करता हूँ, तो कंपाइल किया मैंने अ, वापस और रन किया, तो सारे एलिमेंट्स रीड कर रहा है। ठीक है, अब मैंने क्या चूज करा कि यहाँ पर एलिमेंट्स बढ़ा देते हैं। लाइक 50 तक था, मैंने यहाँ पे दिया 60, 70, 80, 90। अब 5 की जगह यहाँ पे 9 एलिमेंट्स हो गए हैं। ठीक है, और मुझे अपने प्रोग्राम में कुछ और चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं सीधा अपने कंपाइलर पे जाऊँगा, मैं कोड को कंपाइल करूँगा और रन कर दूँगा। अब वो 9 एलिमेंट्स तक रीड कर पा रहा है। ठीक है, इसी को अगर मैं पिछले वाले कोड से कंपेयर करूँ जहाँ पे मैं लूप में मेंशन कर रहा था एक फिक्स वैल्यू देकर, अब यहाँ पे मुझे बार बार एलिमेंट का साइज चेंज करना पड़ता कि लाइक अगर मेरे पास 9 एलिमेंट है तो मैं उसको बोलता कि आई इज लेस देन 9, तभी वो 0 से लेकर 8 तक रीड करता। या अगर मेरे पास एलिमेंट 100 होते तो मैं 0 से लेकर 99 तक मेंशन करता। अदरवाइज वो क्या करेगा, अगर मैंने मेंशन नहीं किया, सपोज मैंने 5 ही रहने दिया, तो चाहे मेरे पास एलिमेंट 9 है, लेकिन जिस टाइम वो एग्जीक्यूट करेगा तो वो क्या करेगा, सिर्फ 5 एलिमेंट्स ही दिखा रहा है 0 से लेकर 4 तक। क्यों? क्योंकि मैंने लूप में उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि 5 एलिमेंट्स तक ही दिखने चाहिए। ठीक है, अब इस चीज को ओवरकम करने के लिए हमारे पास ये एक पैटर्न आ गया डॉट लेंथ फंक्शन की वजह से, जिसकी वजह से मैं क्या कर पा रहा हूं, जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो उसको रीड कर लेगा। इसी ऑर्डर में अगर मैं काउंट करूं कि अगर मेरे पास एलिमेंट्स 9 है, मैंने लूप में गलती से इसको 10 डिनोट कर दिया, या सपोज मैंने कहा लेस देन इक्वल्स टू 9। अब एक तरीके से देखा जाए तो लूप स्टार्ट होगा हमारे पास 0 से और चलेगा कब तक, 9 तक। दैट मीन्स 0 से लेकर 8 तक तो हमारे पास 9 एलिमेंट्स हो रहे थे, और 9th नंबर तक आने का मतलब है वो 10th एलिमेंट को रीड करने की कोशिश कर रहा है जो उसके पास नहीं है। ठीक है, अब ऐसी सिचुएशन में कंपाइलर खुद से मुझे एरर जनरेट करके दे देगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ कि कैसे एरर आ रहा है, तो मैंने वापस से कंपाइल किया और रन किया। अब देखो उसने 8 एलिमेंट्स तक तो सारे रीड करे। उसके बाद जैसे ही वो 10th एलिमेंट को रीड करने लगा, मतलब 9th पोजीशन 9th इंडेक्स को रीड करने लगा, तो उसने जावा के लैंग पैकेज से ही एक एक्सेप्शन हमारे पास थ्रो किया, जिसका नाम है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। ठीक है, अब ये एक्सेप्शंस वाला कॉन्सेप्ट हम आगे आने वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे कि हमारे पास दो अलग अलग कैटेगरीज के एक्सेप्शंस होते हैं। एक्सेप्शंस में भी कुछ पर्टिकुलर एक्सेप्शंस है जो रन टाइम पे हमारे पास दिखा देगा, कुछ हमारे पास कंपाइल टाइम पे दिखाएगा। तो उन सारी कैटेगरीज को हम पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए अगर मैं काउंट करूं तो एरे अगर अपने साइज या अपनी लेंथ से ज़्यादा लूप में चल रहा है, तो उस टाइम पे उस इंडेक्स पे मुझे ऑटोमेटिकली एरर भी थ्रो कर देगा। और ये काम कौन कर रहा है, ये जिस टाइम पे एग्जीक्यूट हो रहा है तभी मेरे पास हाईलाइट करने वाला है। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या हो गया, एरेज को मैनेज करना या इंप्लीमेंट करना हमारे लिए इजी हो गया। फॉर इंट एक्स, जिसके अंदर मैंने ARR को पास कर दिया। ARR वो वेरिएबल जिसके अंदर एरे स्टोर हो रहा है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में भी फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, सिर्फ एक्स को प्रिंट करके देखता हूँ कि ये एक्स से क्या दिखा रहा है। तो एक्स में क्या जाने वाला है हमारे पास, उस एरे के इंडेक्सेस जाने वाले हैं। ठीक है, अगेन मैं वापस से जाता हूँ इसमें, कंपाइल करता हूँ और रन करता हूँ। तो अब देखो उसने क्या करा, एक्स के अंदर ही वो सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं जो 1 बाय 1 हमारे इंडेक्सेस से रीड होने वाली थी। मतलब ये एक्स हमारे पास यूज हो रहा है इंस्टेड ऑफ ARR, और उसके अंदर एक्स या आई जो पास होता था, ये इंफॉर्मेशन रीड करने की जरूरत नहीं पड़ रही। सिर्फ एक्स से ही मैं वो सारी इंफॉर्मेशन फेच कर पाता। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म है एरे को रीड करने का, जो हम फॉर ईच लूप के साथ यूज करते हैं। डिफाइंड इनपुट ले रहा हूं तो इसलिए मुझे क्या करना होगा, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। ठीक है, फिर मैं क्लास बनाता हूँ सिंगल डी एरे 2, इसके अंदर भी मेन फंक्शन को रखता हूँ, और पहले स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ताकि इनपुट रिसीव हो सके। अब मुझे यहाँ पे एरे वेरिएबल बनाना है, तो मैंने इंटीजर टाइप की एलिमेंट स्टोर करे और इसमें दे दिया, इसका नाम होगा एरे, और इसके साथ साथ इंट में न्यू इंट में डिनोट करूँगा, और न्यू इंट के अंदर मैं यहाँ पे साइज मेंशन कर दूंगा कि मुझे 5 एलिमेंट्स चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या करा, पहले से ही साइज ऑफ रोज
उसको फिक्स कर दिया। ठीक है, मतलब वही काम जो मैं C++ में कर रहा था कि अगर मुझे रिक्वायर्ड हो कि फिक्स्ड एलिमेंट्स ही आने चाहिए तो मैं पहले से उसको साइज प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अब ये साइज प्रोवाइड करने के बाद बाकी सारा काम वही सेम होगा। मैं कोई भी यूज़ कर सकता हूँ, मैं फॉर लूप यूज़ कर सकता हूँ फिक्स वैल्यू के साथ, क्योंकि मुझे पता है कि इसके अंदर फिक्स एलिमेंट है। मैं डॉट लेंथ का भी यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितने भी एलिमेंट्स ऊपर असाइंड हो उसके अकॉर्डिंग काम कर ले। ठीक है, या फिर मैं फॉर ईच भी यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि उसको पता है कि कितने एलिमेंट्स हैं और उसके अकॉर्डिंग चलता रहेगा। ठीक है, तो मैं अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे फॉर लूप यूज़ कर रहा हूँ डॉट लेंथ के साथ। तो फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन एरे डॉट लेंथ और आई इंक्रीमेंट। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, इनपुट रिसीव कराना है, क्योंकि अभी तक मेरे पास एलिमेंट्स में वैल्यू नहीं है। तो लेट्स से कि मैं चाहता हूँ हर एक एलिमेंट की वैल्यू 1 बाय 1 एंटर हो। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में कहा एंटर दी वैल्यू ऑफ एलिमेंट, ऐसा कुछ मैंने उसको डिनोट किया। और वो एंटर करवाने के लिए मैंने क्या करा कि एरे की एक पर्टिकुलर पोजीशन पे इनपुट चाहिए। तो इनपुट चाहिए एक इंटीजर का, तो स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट से वो रिसीव हो जाए। ठीक है, अब ये पूरा लूप जो हमारे पास चला, ये किसके लिए चला, सिर्फ एलिमेंट्स एंटर हो सके उतने जो मैंने इनिशियलाइज कर दिए पहले। ठीक है, अब जब वो इनिशियलाइज हो गया, मुझे डिस्प्ले कराने हैं। तो डिस्प्ले कराते टाइम मैं प्रिंट एल में दिखा रहा हूँ यहाँ पे वैल्यूज को। तो आई एलिमेंट हैज़ वैल्यू और एरे फॉर आई, ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। मुझे इनपुट नहीं कराना है, ये मैंने हटा दिया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मैंने बिल्डअप किया। अब क्योंकि मेरे पास यहाँ पे साइज ऑलरेडी गिवन है, तो वो उतने ही एलिमेंट्स रिसीव करेगा इस लूप की वजह से। और जब वो रिसीव कर लेगा तो 1 बाय 1 उन सबको डिस्प्ले करवा। ठीक है, अब मैं वापस से सेव करता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाता हूँ, प्रोग्राम का नाम है सिंगल डी अरे 2, कंपाइल किया और रन किया। तो रन करते मुझे पूछ रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ एलिमेंट्स। तो मैंने एक एक करके टाइप करना शुरू करा कि 10, 50, 20, 40, 30। तो ये 5 एलिमेंट्स एंटर हुए, और एंटर करते ही उसने वो 5 एलिमेंट्स मेरे सामने जिस ऑर्डर में एंटर हुए थे वैसे ही डिस्प्ले कर दी। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या हुआ, क्योंकि मैं पहले से वैल्यू फिक्स कर रहा था, तो अब मेरे लिए कन्वीनियंट ऑप्शन है कि अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे प्रोग्राम की स्टार्टिंग में ही यूज़र डिसाइड करे कि एग्जैक्टली कितनी एंट्रीज उसको करनी है, तो वो इजीली कर सकता है इस वेरिएबल, इस वैल्यू की जगह पे अपनी चॉइस का वेरिएबल पास करके, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि अगर मैंने मेंशन कर दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में कि एंटर दी साइज ऑफ एलिमेंट्स, तो यूज़र के लिए कन्वीनियंट है कि वो इंटीजर टाइप में किसी वेरिएबल में इनपुट करा लेगा यूजिंग स्कैनर क्लास। ठीक है, और जो भी इनपुट करवाएगा उसको मैं यहाँ पे पास कर दूँ। अब मेरा प्रोग्राम जो हो गया ये डायनामिक हो गया, कि अब वो डिसाइड करेगा एंट्री पॉइंट पे कि यूज़र को कितने एलिमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और वो उतने ही एलिमेंट्स पास करेगा। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको वापस से रन करता हूँ, तो स्क्रीन क्लियर किया, कंपाइल किया और रन किया। तो सबसे पहले मुझसे वो साइज़ मांग रहा है, मैंने कहा 7 एंट्रीज मुझे करनी है। तो अब वो मुझसे 7 एंट्रीज ही करेगा, 20, 30, 40, 50, 60, 70 जो भी मुझे उसके अंदर देना है। ठीक है, वो मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा और उतने ही एलिमेंट्स मेरे सामने ये डायनेमिकली दिखा दें। ठीक है, तो यूजर डिफाइंड इनपुट का हमारे को ये एक प्लस पॉइंट मिल गया। जो काम सी लैंग्वेज में हम या C++ में जो हम कर रहे थे, तो हमें हैश डिफाइन का यूज़ करना पड़ता था, एक कांस्टेंट बनाना पड़ता था और उसको कांस्टेंट को वैल्यू देनी पड़ती थी। ठीक है, फिर वो डिफाइंड वेरिएबल जो था वही हम यूज़ कर रहे थे। ठीक है, तो उसने क्या करा, वही सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ करा, लेकिन थोड़ा सा लाइन ऑफ कोड कम कर दिए कि आप सीधा जब उसको इनिशियलाइज कर रहे हो तभी उसको साइज मेंशन कर दो, और वो साइज डायनामिकली कभी भी चेंज किया जा सकता है यूजर डिफाइंड इनपुट के साथ। मुझे सिर्फ वैल्यू साइन करनी है, तो मैंने क्लास बनाई मल्टी डी एरे 1, जिसके अंदर मेन फंक्शन रखा और इंटीजर टाइप में एक एरे बनाया, और यहाँ पर वैल्यूज पास करनी शुरू करी। तो फर्स्ट रो में डाल दिया 1, 2, 3, सेकेंड रो में मैंने पास कर दिया 4, 5, 6, और थर्ड रो में पास कर दिया 7, 8 एंड 9।
ठीक है, तो 3 रोज एंड 3 कॉलम्स का मेरे पास एक एरे है जिसके अंदर अगर मैं चाहता हूँ सिर्फ एक पर्टिकुलर वैल्यू दिखानी है तो प्रिंट एलन में मैंने यूज़ कर लिया कि थर्ड रोज सेकेंड कॉलम हैज़ वैल्यू, और यहाँ पे मुझे एरे के साथ उसका थर्ड रो और सेकेंड कॉलम मेंशन करना हो। जब मैं ऐसा कर देता हूँ तो मैं वापस से जाता हूँ स्क्रीन क्लियर और इसके अंदर मैं नाम चेंज कर देता हूँ मल्टी डी एरे 1, कंपाइल किया और रन कर दिया तो मुझे दिखा रहा है थर्ड रो सेकंड कॉलम हैज़ वैल्यू 8। तो उसने क्या करा, थर्ड रो के सेकंड कॉलम की वैल्यू मेरे सामने प्रिंट कर दी। ठीक है, लेकिन अगर मुझे सारी एलिमेंट्स प्रिंट करने हैं तो अगेन मैं लूप का यूज़ कर सकता हूँ जो नेस्टिंग ऑर्डर में हमारे पास चलेंगे। तो नेस्टेड लूप में हमने देखा है कि इंटीजर टाइप में एक वेरिएबल लिया है अगर, जो हमारे पास रोज को डिनोट कर रहा है, तो मैं यहाँ पे ऐसे मेंशन करूँगा इन सॉरी आई इज लेस देन एरे डॉट लेंथ और आई का इंक्रीमेंट। ये हमारे पास रोज को डिनोट करने का काम करने वाला है, तो मैंने सिर्फ रोज चेंज करने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन यूज़ कर लिया। ये डायनेमिकली रोज को चेंज कर देगा। ठीक है, अब इसके अंदर मैं कॉलम्स बना रहा हूँ तो फॉर इंट जे इक्वल्स टू 0 जे इज लेस देन, अब ये एरे जो आई के अंदर है उसकी लेंथ को चेक करेगा। मतलब जो भी हमारे पास आई के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे होंगे, मतलब हर एक रो के कॉलम्स को काउंट करेगा और जे का इंक्रीमेंट परफॉर्म करेगा। अब इसके साथ मैंने यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में यूज़ कर लिया कि यहाँ पे मुझे हर बार एक एलिमेंट दिखना चाहिए एरे जो आई एन जे से डिस्प्ले हो, और उसके बाद मैं कुछ पर्टिकुलर गैप देना चाह रहा हूँ ताकि प्रॉपर कॉलम्स के साथ डिस्प्ले कर सकें। ठीक है, तो वही मैं सारे एलिमेंट्स को डिस्प्ले करने के लिए भी इम्प्लीमेंट करवा रहा हूँ। और जब मैं इसे ऑर्डर में यूज़ करूँगा तो मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूँ, वापस से कंपाइल और रन करता हूँ तो सारे रोज एंड कॉलम्स मेरे पास इस ऑर्डर में डिस्प्ले हो। मल्टी एरे यूज़ कर रहा हूँ जहाँ पे मैं उसको पहले से असाइन कर रहा हूँ वैल्यूज़ के साथ। अब सेम इसी ऑर्डर में अगर मैं काउंट करूँ कि मुझे मल्टी डी एरे बनाना है जिसके अंदर मैं चाहता हूँ कि वैल्यूज़ असाइन ना करनी पड़े, मुझे डायनामिकली इनपुट करनी है और इनपुट वैल्यूज़ को ही डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक और प्रोग्राम यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ मल्टी डी एरे 2 के नाम से। और क्योंकि मुझे इनपुट कराना है तो अगेन इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, क्लास बनाऊंगा मल्टी डी एरे 2, मेन फंक्शन रखूंगा मैं इसके अंदर और स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, और यहाँ पे मैं इंटीजर टाइप का एक एरे बना रहा हूँ मल्टी डी जिसके साथ मैं डिनोट कर रहा हूँ कि न्यू इंटीजर, और इसमें मैं डिनोट कर रहा हूँ 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। ठीक है, अब जब ये मेरे पास हो गया तो फॉर लूप में सबसे पहले मैं काम करने वाला हूँ यहाँ पे इनपुट करवाने का। तो फॉर लूप इन आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन एरे डॉट लेंथ और आई इंक्रीमेंट। ठीक है, और इसके अंदर फॉर इंट जे इक्वल्स टू 0, जे इज लेस देन इक्वल्स टू सॉरी लेस देन एरे ऑफ आई डॉट लेंथ और जे इंक्रीमेंट। अब यहाँ पे वैल्यूज रिसीव कर सकता है तो एरे जो आई और जे के साथ वैल्यूज रिसीव करेगा वो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे इनपुट हो जाएगा और सेम जैसे मैंने इनपुट करवाया वैसा ही लूप मैं आउटपुट के लिए भी यूज़ करने वाला हूँ। बस डिफरेंस होगा कि ये पोर्शन हमारे पास आउटपुट में आने वाला है, तो मैं इसको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में यूज़ कर लेता हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आउटपुट में आएगा, ये पोर्शन हट जाएगा यहाँ से, और इसके बाद मैं कुछ गैप भी दे देता हूँ, तो मैंने एक गैप दे दिया। और लाइन चेंज करनी है मुझे तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल से लाइन चेंज करवा दूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास एक तरीका हो गया जिससे मैं इम्प्लीमेंट कर पा रहा हूँ। अब मैं वापस से जाता हूँ मल्टी डी एरे 2 को कंपाइल करता हूँ और रन करके देखता हूँ।
ठीक है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये 9 एलिमेंट्स डाले और 9 एलिमेंट्स उसने डिस्प्ले करा। अब इसके अंदर मैंने क्या करा, एक मेन क्लास तो मेरे को रिक्वायर्ड है जिसके अंदर मेन फंक्शन होगा। तो मैंने क्या करा, क्लास बनाई जिसका नाम रखा क्लास ऑब्जेक्ट और इसके अंदर मेन फंक्शन रख दिया। लेकिन मैं यहाँ पे चाहता हूँ सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएशन होना चाहिए और ऑब्जेक्ट कॉल्स द फंक्शन ऑफ अ क्लास, ये होना चाहिए। ये दो एक्शन मुझे परफॉर्म कराने हैं। ठीक है, तो मैंने क्या करा, बिल्कुल स्टार्टिंग में एक क्लास बनाई। क्लास का नाम मैं कुछ भी रख देता हूं, तो मैंने क्लास का नाम रखा डेमो। ठीक है, और इस डेमो नाम की क्लास में मैंने डिनोट करा कि इसके पास नंबर 1 नंबर 2 और रिजल्ट जैसे वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, अब ये वेरिएबल्स मैं चाहता हूं कि ये मेरी क्लास के अंदर ही यूज हो, क्लास के बाहर यूज ना हो। ठीक है, तो मैंने क्या करा, क्लास के अंदर यूज करने के लिए इसके पास एक फंक्शन बनाया, एक का नाम रखा वैल्यूज। ठीक है, और इस वैल्यूज के अंदर मैं यूज कर रहा हूं कि जब कभी भी ये फंक्शन कॉल किया जाए तो नंबर 1 को एक वैल्यू मिल जाए और नंबर 2 को भी एक वैल्यू मिल जाए। ठीक है, तो इसका काम है सिर्फ वैल्यू प्रोवाइड करना उन वेरिएबल्स को जो क्लास के पास हैं। ठीक है, इनको हम एक पर्टिकुलर नाम से डिनोट करेंगे, दे आर कॉल्ड इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल्स में हमारे पास काउंट होते हैं। तो इंस्टेंस वेरिएबल्स के अंदर जो भी वैल्यू है वो असाइन कर रहा हूं मैं इसके साथ, जिसको मैं बोल रहा हूं क्लास का फंक्शन, या हम C++ में बोलते थे इनको मेंबर फंक्शन। ठीक है, तो ये एक तरीके का मेंबर फंक्शन है जिसके अंदर ये वैल्यू हमारे पास स्टोर होगी। सेम ऐसे ही मैंने एक और यहाँ पे फंक्शन बनाया void calculate के नाम से, और इसके अंदर मैंने कहा कि जो रिजल्ट नाम का इंस्टेंस वेरिएबल है उसमें नंबर 1 और नंबर 2 की वैल्यू को कैलकुलेट कर दे। ठीक है, दैट मीन्स ये एक और मेंबर फंक्शन है मेरे पास, लेकिन इसका काम है कैलकुलेशन करना। ये वैल्यू असाइन करने का काम कर रहा है और ये कैलकुलेशन प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। ठीक है, और ऐसे ही मैं एक और तीसरा फंक्शन बना रहा हूँ जिसका नाम रख रहा हूँ मैं रिजल्ट, जिसके अंदर मैं चाहता हूँ system.out.println पे दिखाए कि एडिशन ऑफ नंबर 1 एंड नंबर 2 इज रिजल्ट, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये 3 अलग अलग फंक्शन मैंने यहाँ पे क्रिएट करे डेमो नाम की क्लास के अंदर। राइट, अब जब मैं अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना चाहता हूँ तो मेरी रिक्वायरमेंट है कि यहाँ काम करना चाहिए। फिलहाल के लिए मैं क्लास ऑब्जेक्ट के अंदर मैं एक्सेस करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, डेमो का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा न्यू डेमो लिखकर, इस तरीके से। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास डेमो, कि ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया है। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर अगर मैंने कहा डॉट वैल्यूज नाम के फंक्शन को कॉल किया है, ठीक है, तो डी डॉट वैल्यूज क्या करेगा, कॉल करेगा वैल्यूज नाम के फंक्शन को एंड स्टोर वैल्यूज इन ऑब्जेक्ट डी। ठीक है, तो जब उसने फंक्शन को कॉल किया तो फंक्शन को कॉल करते ही उसके पास क्या इंफॉर्मेशन आई कि नंबर 1 और नंबर 2 की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू असाइन हो रही है, और जो भी वो वैल्यू उसने असाइन करी वो वैल्यू उठाकर उसने इस ऑब्जेक्ट को दे दी है। ठीक है, अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये विद इन क्लास किसी भी चीज से इंटरेक्ट कर सकता है फिलहाल के लिए। ठीक है, तो अब इसकी वजह से अगर मैं डी डॉट कैलकुलेट नाम के फंक्शन को कॉल करता हूं तो अगेन वही सेम प्रोसेस होगा कि ये कॉल करेगा कैलकुलेट फंक्शन को, और कैलकुलेट फंक्शन में वो जब मांगेगा नंबर 1 और नंबर 2 की वैल्यू, तो ये नंबर 1 और नंबर 2 की वैल्यू ऑलरेडी ऑब्जेक्ट के पास है। तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, वो वैल्यू कैलकुलेट को प्रोवाइड कर देगा ताकि नंबर 1 और नंबर 2 के बीच में कैलकुलेशन हो सके और रिजल्ट की वैल्यू अपडेट हो सके। और ये जो अपडेटेड वैल्यू है ये भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो जाएगी। दैट मीन्स अब ऑब्जेक्ट के पास वैल्यू डायनेमिकली अपडेट हो गई है। एक नंबर 1 की वैल्यू थी, एक नंबर 2 की वैल्यू थी, और कैलकुलेट की वजह से रिजल्ट की वैल्यू भी उसके पास आ गई है। और क्योंकि इसके पास ये तीनों वैल्यूज हैं इसीलिए डी डॉट रिजल्ट जब मैं यूज करूंगा तो डी डॉट रिजल्ट में क्या हो रहा है, उसको तीनों की वैल्यूज डिस्प्ले करवानी है, नंबर 1 नंबर 2 और रिजल्ट।
ये इन तीनों वैल्यूज़ को डिस्प्ले भी करवा पाएगा। ठीक है, अब क्योंकि मैंने क्लास में चेंजेस करे हैं तो वापस से मैं क्या करूँगा, स्क्रीन को क्लियर करता हूँ, फिर से कंपाइल करता हूँ और अब मैं अपने प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ। लेकिन रन करते टाइम मुझे ध्यान क्या रखना है, ऑल्दो मेरा ये जो प्रोग्राम है, ये जो सोर्स कोड है, ये दो क्लासेस क्रिएट कर रहा है। एक जिसके अंदर मेन फंक्शन था, इस वाली क्लास को क्रिएट कर रहा है, और दूसरा जिसके अंदर एक्चुअल में मेरे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो रखे हैं। ठीक है, या मेरे फंक्शंस, इंस्टेंस वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेकिन जब भी मैं रन करूंगा अपने प्रोग्राम को, तो रन सिर्फ और सिर्फ वही क्लास होगी जिसके अंदर मेन फंक्शन आ रहा है। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होगा, क्लासेस चाहे जितनी भी हों, जब तक उसके पास मेन फंक्शन नहीं है वो रनेबल नहीं है, वो डायरेक्टली इंडिविजुअल रन नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे जावा स्पेस डेमो नाम की क्लास को रन करने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे एरर दिखा रहा है कि मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास डेमो। ठीक है, अगर डेमो क्लास के पास मेन मेथड नहीं है तो वो काम नहीं करेगा। वो मुझे कह रहा है कि प्लीज डिफाइन द मेन मेथड एज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। मतलब ये उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है जो उस क्लास में उसको नहीं मिल रही। लेकिन जैसे ही मैंने उसको कहा कि जावा क्लास ऑब्जेक्ट उस मेन क्लास को रन करे जिसके अंदर मेन फंक्शन है, तब वो एग्जीक्यूट हो पा रहा है, तीनों एक्शंस परफॉर्म कर रहा है, और उसकी वजह से फाइनली मुझे रिजल्ट दिखा रहा है। अब इसकी वजह से हमारे पास काम कर पा रहा है। तो अगर मैं वैल्यूज़ नहीं भी देता तो ऑब्जेक्ट कैलकुलेट क्या करेगा, कुछ भी नहीं। ठीक है, और वहाँ पे हमारे पास सी एस सी प्लस प्लस में क्या होता था, नल वैल्यू आ जाती थी, नॉट अ नंबर लिख के आ जाता था, ऐसा कुछ आ जाता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करेगा। यहाँ पे अगर मैं कंपाइल करता हूँ और रन करता हूँ, ओह सॉरी, हाँ ठीक है, तो मुझे क्या दिखा रहा है, वो जीरो से डिनोट कर देगा। मतलब ऑब्जेक्ट के पास जो भी वैल्यूज आ रही है वो क्या कर रहा है, उसको जीरो में डिनोट कर देता है। ठीक है, तो वैल्यूज जब तक नहीं मिल रही है तब तक वो जीरो ही कंसिडर करता रहेगा। जैसे ही उसको वैल्यूज मिल जाएंगी वो कैलकुलेशन परफॉर्म करवा पाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का इंप्लीमेंटेशन था एक बिल्कुल बेसिक फॉर्मेट के अंदर।